घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। भारत सरकार का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार भोजन का अधिकार। श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का जनता को एक नायाब उपहार मिला, आम आदमी को रोजी रोटी का अधिकार। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखे और उनकी कीमती जिंदगी की देखभाल करें। इसलिए हमने खाद्य सुरक्षा जैसा कानून बनाने का फैसला किया। भोजन का कानूनी अधिकार लागू करने में हरियाणा बना अग्रणी राज्य। श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के अंतर्गत हरियाणा में दाल रोटी योजना का हुआ शुभारंभ 20 अगस्त 2013 से। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा ने पानीपत से किया योजना का शुभारंभ। हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया, ये अपने आप में दुनिया में मैं समझता हूँ इससे बड़ी स्कीम, इससे बड़ी योजना और कोई नहीं होगी। साथ साथ हरियाणा के सभी 21 जिलों में भी दाल रोटी योजना की हुई शुरुआत। हरियाणा की आधी आबादी को होगा योजना का सीधा लाभ और मिलेगा सस्ती दरों पर अनाज। 1 करोड़ 26 लाख व्यक्ति होंगे लाभान्वित। महिलाओं व बच्चों के लिए भोजन के साथ साथ पोषण भी सुनिश्चित किया गया है योजना में। अन्न उत्पादक किसानों के हित के लिए भी है प्रावधान। लाभार्थी परिवारों को मिलेगा 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को पहले की तरह मिलता रहेगा 35 किलो अनाज प्रति माह। इस योजना में मामूली कीमत पर मिलेगा अनाज। चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो। आज के दिन 12,84,000 परिवारों को बीपीएल परिवार में जो शामिल हैं, केंद्र का भी जो बीपीएल है या डबल एवाई है या अपने स्टेट प्रदेश का भी जो बीपीएल का अपने पैमाने बनाए हैं, उसमें 12,84,000 परिवारों को लाभ मिलता है। लेकिन आज ये स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा में का लाभ 1 करोड़ 26 लाख और 49,000 लोगों को पहुंचेगा। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मिलेगी सस्ती दाल भी। 20 रुपए प्रति किलो की दर से 2.5 किलो दाल प्रति माह दी जाएगी। हरियाणा की एक और योजना बेमिसाल, अनाज के साथ मिलेगी सस्ती दाल। हरियाणा भारत की धड़कन, प्रगति के पथ पर नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोयले घोटाले की आग में घिरी कांग्रेस सरकार खाद्य सुरक्षा बिल के सहारे राहत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने सरकार की चुनावी थाली पर कोयले को झोंक दिया। कोयले घोटाले से जुड़ी 147 फाइलें गुम होने का मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है। जाहिर सी बात है, उसको भुनाने का मौका विपक्षी दल हाथ से कैसे जाने देंगे। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री या तो इस मसले पर जवाब दें, वरना संसद हम किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे।
कोयला घोटाले की तपिश में अब तक संसद के कई सत्र स्वाहा हो गए हैं। इस घोटाले ने सरकार की जमकर फजीहत की है। संसद के मानसून सत्र की विदाई से पहले केंद्र की यूपीए सरकार फिर घिर गई है। संसद में विपक्ष सरकार से कोयला घोटाले से जुड़ी लगभग 150 फाइलों के गुम होने पर जवाब मांग रहा है। आलम यह है कि संसद के दोनों सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी मांग कर रही है कि इस मसले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जवाब दें, वरना संसद को नहीं चलने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सदन में आकर एक वक्तव्य करें कि ये फाइलें कैसे गायब हुई और इनको वापस ढूंढवाने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। ये मामला आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच हो रही है और सीबीआई कह रही है कि उनको फाइलें नहीं थमाई भी आ रही। वो सुप्रीम कोर्ट में हलफिया बयान देने को तैयार है। तो अगर सरकार क्यों अड़ी हुई है, अगर सरकार ये खड़े होकर कह दे कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जवाब देने को तैयार हैं, तो हम अभी सदन चला देंगे। संसद में मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष पीएम के जवाब पर अड़ा रहा। एक दूसरे पर बयानों के बम चलाए गए। आखिर में नतीजा ये रहा कि संसद को स्थगित करना पड़ा। और इस बीच राजीव गांधी के जन्मदिन पर खास सुरक्षा बिल को पारित कराने के कांग्रेस के सपने पर पानी फिर गया। आलम बुधवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बीजेपी समेत कई विपक्षी दल सरकार से फाइल गुम होने पर जवाब मांग रहे थे। ये सवाल पूरे देश को, सदन को कैसे पता चले, इसका रास्ता बताने का काम करिए, जिससे कि ये सदन चल सके। ये सदन चलना जरूरी है। ये वही कॉल ब्लॉक घोटाला है जिसमें पिछले साल संसद का पूरा मानसून सत्र भस्म कर दिया था। हालांकि इस दौरान कैग रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। सरकार ने अपने बचाव में जमकर बयानबाजी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के हलफनामे के बाद साफ हो गया था कि कोयला घोटाला हुआ है, जिसके बाद तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस बार कोल घोटाले से जुड़ी फाइलों के गुम होने का मसला सरकार के गले की हड्डी बन गया है। CBI, which is looking into the scam pertaining to the arbitrary coal block allotments during 2006 and 2009, when the Prime Minister was the coal minister, and files relating to that period have gone missing. That is the serious issue. विपक्ष का आरोप है कि साल 2006 से 9 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय था और उसी दौरान की फाइलें गुम हुई हैं, जिस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना ही होगा। लेकिन संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला विपक्ष की मांग को बेबुनियाद करार रहे हैं। It is completely illogical to demand for Prime Minister's statement on missing files, and the reason which they are citing is that it's during his period when he was holding the charge of coal ministry. The Prime Minister holds the charge of several ministries. जिस कोयला घोटाले ने कानून मंत्री रहे अश्विनी कुमार की कुर्सी तक छीन ली, सुप्रीम कोर्ट में जिस घोटाले ने सरकार की जमकर किरकिरी कराई, वही कोयला घोटाला सरकार के सामने एक बार फिर मुसीबत का सबब बना है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार विपक्ष की मांग के सामने झुकती है या फिर संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। तमाम नेता हमारे साथ जुड़े हैं और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो के अंदर हैं। आप तारुफ करवा दें। हमारे साथ दुष्यंत शर्मा जुड़े हुए हैं, आप कांग्रेस के नेता भी हैं, और मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजय सराफ जी, आप एलजेपी के नेता हैं, और तमाम दीपिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ देर बाद में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन बहुत अहम सवाल यहां पर यह उठा है कि किस तरह से इस पूरे मसले को अब देखा जाए। कांग्रेस के लिए यह मुसीबत का सबब इसलिए बन रहा है क्योंकि संसद भी नहीं चल पा रही और अपनी बात भी वो नहीं रख पा रहे हैं, और विपक्ष इस बात को लेकर के अड़ चुका है, जैसे पुराने कई मुद्दों को लेकर अड़ जाता है। इस बार भी वो पूरी तरह से अड़ा है प्रधानमंत्री के वक्तव्य के लिए। दुष्यंत जी,
क्या प्रधानमंत्री को वक्तव्य नहीं देना चाहिए? आप क्या इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्यों ना दें अगर वो ना दें तो? वो सरकार का मामला है, सरकार में कोई बात नहीं हुई है। पहले भी 1993 से लेके अब तक कई बार इस तरह फाइल्स गुम हुए हैं और उसमें ये भी कहा गया है कि जांच की बात भी कह दी गई है सरकार की ओर से। दूसरा, जो कोल मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि वो इनको तलाश करवा रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में, स्टेट लेवल पे, और जहाँ से ये कोयला खनन होता है वहाँ भी इन सब के रिकॉर्ड्स होते हैं। हाँ, ये बात गलत है, फाइल्स जो है वो किस तरह से वहाँ गायब हो रही हैं, ये भी एक मतलब बड़ा वैसा विषय है, थोड़ा इससे दुख भी है जी। लेकिन इसका जहाँ तक आज तक प्राइम मिनिस्टर हर विषय पे बोलते रहे हैं। सरकार का कुछ रहा होगा ऐसा कि विपक्ष का भी, ठीक है, विपक्ष हमेशा ये मांग करता है कि प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, इस विषय में संसद में बोलना चाहिए, तो अपने मौके से वो बोलेंगे जैसा उनको बोलना होगा। उन्होंने अपनी बात कही, विपक्ष ने अपनी बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात एक ये है कि आज ही नहीं हुआ है, क्या उस दौर के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं या जितने मिनिस्टर्स हैं, क्या सभी लोग जवाब देंगे पार्लियामेंट में आके? 1993 से ये सब चल रहा है सिलसिला, एक 147 फाइल्स का जिक्र आ रहा है। तो उस टाइम तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं थी, दूसरी गवर्नमेंट्स थी, तो दे पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है और हम उसको मान भी रहे हैं, हमने जाँच की बात भी कही है, लेकिन थोड़ा उस पर भी गौर करें। ये जो अपोजिशन वाले हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट रही है, अपने टाइम को भी वो क्लियर कर दें। ये तर्क आ रहा है, ये राजीव शुक्ला जो बात कह रहे हैं, राजीव शुक्ला जी ने भी यही बात कही कि 1993 के बाद से सिलसिला चल पड़ा है फाइलें गुम होने का। अब उसके बाद 11 से 12 अलग अलग तरह के कोल मिनिस्टर रहे, तो आप सबको संसद में लाके बुलवा लीजिए फिर तो। ये तर्क कितना पचता है आपको? देखिए, ये तो भारतीय प्रशासन का आम नज़ारा है। आप छोटे दफ्तरों में जाएं या बड़े दफ्तरों में, अगर जो ऑफिस का जो क्लर्क जो है, अगर आपका काम करना नहीं चाहता है तो तमाम तरीके के बहाने बनाता है जी। फाइलें हटा देगा, कहेगा चिट्ठी नहीं मिली, कहेगा कि जो हमें खोजना पड़ेगा, आप कल आओ, परसों आओ। कोयले का मामला जब सीएजी की रिपोर्ट के बाद से आया कि कोल ब्लॉक आवंटन में अनियमितताएं हुई जी, और प्रधानमंत्री के मंत्री रहते हुए जो है एक तरह से डिस्क्रिशनरी पावर का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी प्रॉपर गाइडलाइन के, बिना किसी ऑक्शनिंग के कोल ब्लॉक जो है आवंटित कर दिए गए। और कांग्रेस पार्टी के तमाम वो लोग, कार्यकर्ता से लेकर के चाहे उनके जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो उनके एक तरह से शुभेच्छु हैं, उसको कोल ब्लॉक आवंटित किया गया। जब मेरा ये कहना है कि आज जब सीबीआई के बरक्स जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, जांच होनी है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि सीबीआई को मुहैया कराओ। ठीक है, कोर्ट यहाँ पर खुलकर आया है, नहीं तो सीबीआई तो खुद अविश्वसनीय बना हुआ है। ये अगर फाइलें अगर होती भी और अगर सरकार चाहती तो सीबीआई को अपने फेवर में रफा दफा करवा सकती थी। मैं एक इस विषय पर एक दूसरी बात कहना चाहूंगा कि सीएजी जो एक तरह से इसको एक्सप्लोर करने वाला है, जो कि तमाम क्षेत्रों में, तमाम मंत्रालयों में, सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी अपनी रिपोर्ट देता रहा है, और खास करके विनोद राय के कार्यकाल में तमाम चीजें एक्सपोज ही नहीं हुई। उन्होंने ये बताया कि गवर्नेंस में कैसे गाइडलाइन बननी चाहिए, कैसे सरकार के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, कैसे जो है सरकार का रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, विनोद राय ने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत के सीएजी को भी जो है पश्चिमी देशों की तरह, खास करके फ्रांस और कुछ देशों में सीएजी न केवल ऑडिट करता है बल्कि दोषी पाने पर वह उन्हें पेनलाइज भी करता है। तो वह चाह रहे थे कि भारत में भी सीएजी को वह पेनलाइजिंग राइट मिले, जिससे कि ये मान लीजिए कि कोल ब्लॉक अगर आया, कांग्रेस के नेता तो इस बात को मान दिग्विजय सिंह नहीं, वो तो नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते की बात के लेकिन इस पर विपक्षी भाजपा भी ये नहीं कर रही है कि सीएजी की देखिए तमाम रिपोर्टें आती हैं, सैकड़ों रिपोर्टें आई, एक से एक रिपोर्टें आई, लेकिन वो सब पब्लिक अकाउंट कमेटी के यहाँ जाकर प्रधानमंत्री अलमारी की शोभा बन जाता है। क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री बोले भर इसकी बात है, इसके लिए संसद रोकी गई? बोलने नहीं बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, संसद नहीं, ये तो विपक्ष कह रहा है। नहीं, मेरे अनुसार बोलना नहीं बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरीके के स्कैंडल ना हो, यदि हो तो उसका तुरंत और त्वरित जो है उसका वो काम होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। संजय सराफ जी, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए? क्योंकि मंत्रालय उनके पास था, जब मंत्रालय किसी मंत्री के पास होता है तो उसकी जवाबदेही बनती है, तो क्यों नहीं बनती प्रधानमंत्री की फिर जवाबदेही? प्रधानमंत्री को तो जवाब देना चाहिए, और मेरे को नहीं लगता है कि उनको इस तरीके से जवाब देना चाहिए जिस तरीके से बीजेपी चाहती है। प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट ऐसा है देश में जो सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है जी। तो वो अगर जवाब देंगे तो वो प्रॉपर सब का सम्मेलन करके देंगे। वो ऐसा नहीं है कोई भी नेता खड़ा हो जाएगा तो जवाब दो जी, हर एक
प्रोसेस। नहीं, पर अब जब पूरा विपक्ष अड़ चुका है और कह विपक्ष चुका है तो हर कि वक्त अड़ा हुआ है। विपक्ष का काम ही है यहाँ पर, ये देश की हमारी सबसे बड़ी विपन्ना है कि हमारे साथ में जो विपक्ष है उन्होंने कभी भी कोई भी पॉजिटिव रोल अभी तक अदा नहीं किया। एक सेकंड, सबसे बड़ी बात है, हम कहते हैं कि फाइलें गुम हो गई है, इसमें सब लोग, इसमें देश में एक छवि पार्लियामेंट की नहीं, पूरे मंत्रालय की छवि पूरी नीचे आ चुकी है, उसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी चाहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन विपक्ष को उसमें प्रॉपरली और कंस्ट्रक्टिव वे से बात करनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि हम उठ के भाग जाएंगे। भाग के क्या मिलेगा भाई? आपको जिन लोगों ने वहां पर भेजा है, पूरा देश देख रहा है, एक एक दिन में कम से कम 20-20 करोड़ रुपए खर्चा होता है पार्लियामेंट के ऊपर, और एक दिन में ये 20 करोड़ को ऐसे पानी मारते हैं, विपक्ष का नेता उठ के खड़ा हो जाए, चलो जी सब लोग बीजेपी वाले खड़े हो जाए। ये किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आम आदमी ऑफ दिस कंट्री। आम आदमी की प्रॉपर्टी है, और जवाब तो देना है कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ जो भी होगा, अगर फाइलें घूमी है, फाइलें इसके टाइम के नहीं घूमी है, 93 ऑनवर्ड्स अगर कह रहे हैं फाइलें जो भी हुआ है, हम कहते हैं फाइलें जो घूमी है उसमें जो भी अकाउंटेबिलिटी है आप कोल मंत्रालय को, लेकिन यू शुड स्पीक ओपनली। ठीक है, आप इस तरीके से भागेंगे, उठ के निकल जाएंगे कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो जो चीज सीएजी के ऊपर देखे ना, सीएजी के ऊपर जिस स्टेट में चाहे अपोजिशन हो या पावर में हो, जहां पर जिस स्टेट में इनको एक दूसरे के ऊपर जो सूट करता है वहां पर सीएजी की अकाउंटेबिलिटी ठीक है, जहां पर दोनों को सूट नहीं करता है वहां अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं है। तो इसलिए वी शुड नॉट गो बाय दैट वे। हमारा मेन आज जो देश में, देश की जो छवि बहुत नीचे आ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी फॉरेनर्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो लोग देश से जिस तरीके से भाग रहे हैं, आप देखिए आज हमारा रुपये का, आपके यहां पर ही मैंने डिबेट किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था हमारा रुपये एक 1.36 बिलियन डॉलर जो हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया था, जो मार्च 14 से पहले हमको 31 मार्च 14 से पहले वापस देना, उस टाइम हमारा रेट जो रुपये का हो जाएगा 100 रुपए टच करेगा। उसकी तरफ किसी को शक, कोई सोच ही नहीं रहा है इसमें। एक साइड से एसआर ग्रुप ने 90,000 करोड़ रुपए लोन ले चुका है, 90,000 करोड़ रुपए, 90,000 लाख करोड़ रुपए दे हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक्स। और आज वही एसआर का ग्रुप, आप देखिए, अपना एनआरआई पासपोर्ट सब कुछ बना के यूके में सेटल हो रहा है। मेरे को जी यहां पर ढके ये हो गया जी, दिस इज रिडिकुलस यार। 11 फैमिलीज ने, आज अगर इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ेंगे, 11 फैमिलीज ने पूरे देश को बेच के नीचे रखा है। टोटल 11 फैमिलीज है देश की, जिसके नीचे में पूरा देश आ जा चुका है। आप इस घोटाले की बात कर रहे हैं। देश की 11 फैमिलीज ने पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को अपनी मुट्ठी में बंद करके, इसके लिए विपक्ष बात नहीं करेगी। इतने अहम मंत्रालय की जिसकी बात आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं। अब विपक्ष को आप हटा दें इसमें से, क्योंकि विपक्ष की बात, एक विपक्ष का जब कोई होगा हम उनसे पूछ लेंगे। आप हमें बताइए, बतौर एलजेपी क्या सोचती है इस विषय के ऊपर, कि क्या नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को? क्या आपको लगता है कि इतनी प्रेस्टीजियस पोस्ट है कि ना बोले? हमने पहले ही आपको बोला, प्रधानमंत्री उस टाइम में कोल मंत्रालय के मंत्री इंचार्ज थे, उनके अंडर में था, इसमें कोई शक नहीं। तो प्रधानमंत्री होपफुली क्यों नहीं बोलेंगे? चलिए, बट उनके बोलने का मौका तो दे दो। आप उठ के भाग जाएंगे, नहीं जी प्रधानमंत्री आज बोलने चाहिए, वो कोई अच्छी बात नहीं। छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, ब्रेक यहाँ पर ले, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ, उनसे सर मैं आपसे भी जवाब लूंगा, क्या आपका मंतव्य इस पर बनता है। छोटा सा ब्रेक। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। चर्चा हम यहाँ से विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। तमाम हमारे साथ हमारे अतिथिगण जुड़ चुके हैं और हमारे साथ दीपिका शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। आप अब बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हैं। पर दुष्यंत जी, आप कुछ ब्रेक के पहले अपनी बात को रख रहे थे। यही बात जो संजय सराफ जी ने कही कि विपक्ष की बात छोड़ दें, आप भी तो अड़े हुए हैं ना। अगर विपक्ष नहीं चलने दे रहा तो आप भी अड़े हुए कि नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, तो आपका भी कोऑपरेशन कितना है संसद को चलाने में? फिर जो आंसर जो शाह साहब ने दिया था, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी कंप्लीट आंसर था। उससे पहले मनोज जी भी उस विषय में बोले थे, वो भी उसी की तरफ इंडिकेट कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई भी आदमी खड़ा हो और तुरंत कहे कि प्राइम मिनिस्टर बयान दें। एकदम उसको थोड़ा टाइम होता है, उसका एक माहौल आपको बनाना होता है, समय देना होता है। और सरकार कभी आंसर देने से क्यों बची? सरकार हैव टू आंसर, गवर्नमेंट को तो आंसर देना ही है। और प्राइम मिनिस्टर की जहां तक बात है तो प्राइम मिनिस्टर आप भी खुद बोले कि इतना छोटा पद तो नहीं है कि वो उठे और उनको बोलना शुरू आप इतने उसकी तैयारी, आप बिल्कुल सहजता से आप इस बात को कह रहे हैं, पर वो इतनी सहजता से वो चीजें दिख नहीं है। सहजता से आप विपक्ष का भी तो करेक्टर थोड़ा देखिए ना, उन्होंने तो हर बात पे वॉकआउट किया, हर बात पे वॉकआउट। चलिए दीपिका जी, बात रही है। दूसरा एक और चीज, एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि फाइल्स का जो मामला है, फाइल्स का मामला आज का नहीं है, ये 1993 ऑनवर्ड्स वो गायब हो रही हैं। और अभी मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 147 फाइल्स का है कि ऐसी 147 फाइल्स गायब हुई हैं, जबकि शराफ साहब कह रहे हैं कैग को दिग्विजय सिंह जी दरकिनार कर चुके हैं। कैग का महत्व मानते नहीं, उसका इंपॉर्टेंस, कैग का जो इंपॉर्टेंस उसके बाद आपके दूसरी चीज ये फाइलें गुम हो रही है, प्रधानमंत्री की बात आ रही तो आप विपक्ष पे फेंक रहे, विपक्ष आपके ऊपर बॉल डाल रहा है। हम अपनी तो फिर रास्ता सर कैसे निकलेगा? सिद्धार्थ जी, हम अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं रहे, लेकिन पार्लियामेंट में जो उन्होंने बाहर उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या नाम है, ये हमारे शुक्ला जी ने बोला है और शिवकांत जायसवाल साहब ने भी बोला है कि हम सर्च करा रहे हैं फाइलों को, इंक्वायरी की बात भी कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि हम उससे बच रहे हैं और हम उसको करेंगे भी, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि आप खड़े हुए आपने कहा कि जी अब प्राइम मिनिस्टर बोले। सिर्फ दीपिका जी, सिर्फ इसके लिए कि प्रधानमंत्री के पास कोयला का विभाग था, मंत्रालय था, क्या इसीलिए आप ये मांग कर रहे हैं? क्या यही माना जाए, यही सब लोग, कांग्रेस भी इसी अर्थ यही निकाल रही है कि नहीं, कि इसके पीछे कोई मोटिव आपको दिखता है? सिद्धार्थ, कोलगेट जो है 1.86 लाख करोड़ जी, ये इस देश के इतिहास में नहीं, ये विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है जो एक सरकार अपने राष्ट्र पे, अपने सिटीजन्स पे कर सकती है। आप इस घोटाले की संगीनता को देखो कि इस सरकार ने पहले तो ये घोटाला किया, उसके बाद उसके सबूत, उसके एविडेंस को मिटा दिया। देखिए, जुर्म करना एक बात होती है, जुर्म के एविडेंस को मिटा देना तो बहुत बड़ा जुर्म होता है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप ये बात नोटिस करेंगे कि इस समय हमारा देश किस तरीके की अर्थव्यवस्था में है। आज खबर ये आई है कि $1 65 रुपए का हो गया, यानी कि रुपया इतना ज्यादा गिर गया है। यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश को बेच दिया है, हमारे खनिज पदार्थों को, नेचुरल इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को बेच दिया है। आप देखिएगा कि 1993 से लेकर 2004 तक जो है 157 फाइल्स गायब हुई हैं, जिसमें 45 कोल ब्लॉक एलोकेशन हुए। ठीक है, ये आप पे भी सवाल में लगातार खड़े करूंगा, पर बड़ी बात यहाँ पर लगातार यही आ रही है कि आखिर ये जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति से रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, संसद का चलना जरूरी है, दोनों बात अपनी अपनी जगह है। पर संजय सराफ जी, क्या आप जैसा कह रहे थे कि विपक्ष का एक वो हो गया कि हर चीज पे वॉकआउट कर जाना, आपको भी ये लगता है कि ये वॉकआउट क्यों किया जा रहा है बार बार? क्या रीजन इसके पीछे आप भी देखते हैं? वो तो विपक्ष की रीजन दे देगी कि वो वॉकआउट क्यों कर रहे हैं। वो तो कह रहे प्रधानमंत्री बोले तो वॉकआउट नहीं करेंगे। मैडम, आपने बोल दिया, लेट मी स्पीक नाउ। मुद्दा जो है वो ओपन है पूरी कंट्री के सामने, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस भी खुलकर कह रही है कि भाई फाइलें घूम गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वॉकआउट करने से हमारा काम नहीं होगा। हमें दूसरे साइड से ये देखना है, मैडम ने खुद कहा, इन्हीं की बात का जवाब दूंगा, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी को अगर आज स्टेबल करना है तो वो दोनों का काम है, विपक्ष का भी और जो पावर में बैठे हैं। प्रधानमंत्री बोल दिया करके प्रधानमंत्री उसके लिए बोलेंगे, लेकिन जो आपका 65 रुपीज की बात कर रहे हैं, ₹1, मैं कह रहा हूं कि ये ₹1 100 पर पहुंच रही है, जब $1.36 बिलियन 31 मार्च 2014 को आप दे रहे हैं, तो बोथ द पार्टीज शुड एटलीस्ट प्ले कि पॉजिटिवली रोल अदा करे। नो डाउट कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री जी है देश के, उनको भी आगे आके बोलना चाहिए। मैं तो समझता हूं कांग्रेस के अभी नेता भी बोल रहे थे कि वो बोलेंगे, और हमें भी लगता है कि उनको बोलना चाहिए। लगता नहीं है, पूरा देश चाहता है कि वो खुलकर बोले, इसमें कि क्या मसला है ये। लेकिन
इसका ये भी मसला नहीं है कि विपक्ष हर एक मुद्दे को उठा के बाहर चली जाएगी। उनको ये भी समझना चाहिए कि जिनमें 20 करोड़ रुपए से ज्यादा जो खर्चा पार्लियामेंट में होता है पर डे, उसको पानी फेंक के वो लोग ऐसे उठ के भाग नहीं जाएंगे और नहीं जाना चाहिए। थोड़ा उसमें एक चीज और भी क्लियर करनी चाहिए कि जो इनके टेन्योर में जो घोटाले हुए हैं उस टाइम जो फाइल्स गुम हुई है, थोड़ा उन पर भी बयान होना चाहिए। घोटाला है, चाहे वो इनका टेन्योर है, आपका टेन्योर है, ये लोग क्लियर करें उसको। देखिए फाइल्स हमने गुम नहीं की है, हमारी फाइल्स हमारे साथ ही थी। और जब 2004 में ब्यूरोक्रेसी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। आप सिद्धार्थ उस टेन्योर में फाइल्स को पूछिए। देखिए 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तो सारा के सारा उनको ट्रांसफर हो गया। वहां पे 2006 से लेके 2009 तक प्राइम मिनिस्टर कोल मिनिस्ट्री को हेड कर रहे थे, पीएमओ के अंडर थी कोल मिनिस्ट्री, और 11 कोल ब्लॉक्स एलोकेट हुए थे। बाकी 257 में से 157 फाइल्स 1993 से 2004 के बीच में गायब हुई हैं, और बाकी जो फाइल्स हैं वो 2006 से 2009 के बीच में गायब हुई हैं, जब प्रधानमंत्री ही उस पद को संभाले हुए थे। मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, मैं कांग्रेस की सरकार से, यूपीए की सरकार से ये बात पूछना चाहती हूँ कि देखिए फाइलों के पास पांव नहीं होते हैं, वो चल के कहीं गई नहीं होंगी, वो जानबूझ के कहीं ना कहीं पे गायब की गई हैं ताकि कोई ना कोई दस्तावेज उनमें से उड़ा दिया जाए, कोई ना कोई सबूत उड़ा दिया जाए। मैं यहां तक बोलती हूं कि आज की शाम की खबर है कि देश के पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार, जिन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को बुला के जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना था, उसको उन्होंने पीएमओ ऑफिशियल्स के साथ मिलके उन्होंने उसको चेंज किया। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रिहेबिलिटेट किया और आज उनको प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल एनवॉय बना दिया गया। ये सरकार पहले घोटाला करती है, घोटाले की एविडेंस को मिटाती है, उसके बाद जिन लोगों ने घोटाला किया है, जो उसमें शामिल हैं, उनको ये सरकार में दोबारा लाती है, ये इनाम देती है उन लोगों को जो इन घोटालों की थोड़ा एनडीए के टेन्योर के बारे में थोड़ा बताएं। सिद्धार्थ जी मैं एनडीए के टेन्योर के बारे में इनसे ही पूछे ना, ये बताएं। उसके ऊपर आ रहा हूं। देखिए सिद्धार्थ जी, जो अगर पहले तो यह है कि मुद्दा आज का कोयला घोटाला है और प्रधानमंत्री द्वारा उस पर जो है जवाब नहीं दिया जा रहा है और संसद का एक तरह से समय जाया हो रहा है और रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है ये अलग विषय है। कांग्रेस की फजीहत तो हो रही है नहीं, लेकिन सवाल अगर आप कोयले पर अगर बहस कर रहे हैं तो मूल जो मुद्दा ये है, जो 1 साल पहले ये एक्सप्लोर हुआ सीएजी के रिपोर्ट के बाद से और विपक्ष ने जो है घेराबंदी की, तो दरअसल आप ये पूरे देश की जो व्यवस्था है और जो ये पब्लिक लाइफ में जो तमाम दल हैं और जो उनकी जो पोस्चरिंग होती है, ये एक अखाड़े की तरह है और हर पक्ष जो है, हर कुश्तीबाज अपना अपना दांव लेकर आता है। सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे 2004 से लेकर के 2009 तक, 2006 से 2009 2006 से लेकर 2009 तक, वो चूंकि 2011 में जो है उसको ये कहा गया कि आप इसको ऑक्शनिंग करें, तब तक जो है डिस्क्रिशनरी बेसिस पे या फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर जो है आप कोल ब्लॉक आवंटित कर रहे थे। ठीक है, लेकिन फाइलें घुमा दी ना, वरना हमारी सरकार की एक सेकंड पूरी बात कह लेने दीजिए। मेरा इस पर कहना यह है, सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे और ये घोटाला हुआ है या अनियमितता हुई है और विपक्ष इस बात को अच्छे तरीके से जानता है और यह भी बात सही है कि प्रधानमंत्री के फेस को सेव करने के लिए अश्विनी कुमार को आगे बढ़ाया गया और जब वो एक्सपोज हो गए तो विपक्ष के दबाव में उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया। लेकिन आप यह देखिए कि प्रधानमंत्री दरअसल इस कांग्रेस पार्टी का वो एक्चुअल पावरफुल सेंटर नहीं है, एक्चुअल पावरफुल सेंटर कोई और है। तो प्रधानमंत्री के बारे में सबकी ये आम राय है कि वह करप्ट नहीं है, उनका जो एसेट डिक्लेयर होता है उसमें एक सिर्फ मारुति कार है। तो उन्होंने जो कोल ब्लॉक आवंटित किए होंगे उन्हीं कांग्रेस के तमाम क्षत्रपों के दबाव में किसी न किसी कोई ना कोई बेनिफिशियरी रहा होगा। लेकिन अब चूंकि मामला ये अखाड़े में पहुंच गया है तो विपक्ष भी अपना दांव साध रहा है कि बताया जाए और प्रधानमंत्री को बचाने के लिए भी जो है तमाम तरीके से, कभी फाइल गुम हो गई उनको जवाब नहीं देना है, तो कभी वो विदेश के दौरे पे जाना है, तमाम तरीके के। तो वो कांग्रेस भी टाल ही रही है सर कुल मिलाकर के इस मुद्दे को। मैं आपके पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस चर्चा के ऊपर हमारा आगे भी विस्तृत तौर पर हम करेंगे और डीपली जाके जानने की आखिर कोशिश करेंगे और सवाल करेंगे बीजेपी से भी कि क्या उनके टेन्योर की जब बात आती है तो क्या उस पर वो जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे। सरकार का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार भोजन का अधिकार।
श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का जनता को एक नायाब उपहार मिला, आम आदमी को रोजी रोटी का अधिकार। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखे और उनकी कीमती जिंदगी की देखभाल करें। इसलिए हमने खाद्य सुरक्षा जैसा कानून बनाने का फैसला किया। भोजन का कानूनी अधिकार लागू करने में हरियाणा बना अग्रणी राज्य। श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के अंतर्गत हरियाणा में दाल रोटी योजना का हुआ शुभारंभ 20 अगस्त 2013 से। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा ने पानीपत से किया योजना का शुभारंभ। हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया, ये अपने आप में दुनिया में मैं समझता हूँ इससे बड़ी स्कीम, इससे बड़ी योजना और कोई नहीं होगी। साथ साथ हरियाणा के सभी 21 जिलों में भी दाल रोटी योजना की हुई शुरुआत। हरियाणा की आधी आबादी को होगा योजना का सीधा लाभ और मिलेगा सस्ती दरों पर अनाज। 1,26,00,000 व्यक्ति होंगे लाभान्वित। महिलाओं व बच्चों के लिए भोजन के साथ साथ पोषण भी सुनिश्चित किया गया है योजना में। अन्न उत्पादक किसानों के हित के लिए भी है प्रावधान। लाभार्थी परिवारों को मिलेगा 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को पहले की तरह मिलता रहेगा 35 किलो अनाज प्रति माह। इस योजना में मामूली कीमत पर मिलेगा अनाज। चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो। आज के दिन 12,84,000 परिवारों को बीपीएल परिवार में जो शामिल हैं, केंद्र का भी जो बीपीएल है या डबल एवाई है या अपने स्टेट प्रदेश का भी जो बीपीएल का अपने पैमाने बनाए हैं, उसमें 12,84,000 परिवारों को लाभ मिलता है। लेकिन आज ये स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा में का लाभ 1,26,49,000 लोगों को पहुंचेगा। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मिलेगी सस्ती दाल भी। 20 रुपए प्रति किलो की दर से 2.5 किलो दाल प्रति माह दी जाएगी। हरियाणा की एक और योजना बेमिसाल, अनाज के साथ मिलेगी सस्ती दाल। हरियाणा भारत की धड़कन, प्रगति के पथ पर नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद में कोयले के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कोयले के ऊपर प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार है। विपक्ष कहता है कि हम सदन चलने नहीं देंगे जब तक जवाब नहीं आता, और कहीं ना कहीं पक्ष कांग्रेस इस बात पे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते कि प्रधानमंत्री को कुछ भी आकर के पटल पर बोलना चाहिए, क्योंकि भले ही सिर्फ इसलिए वो बोले क्योंकि मंत्रालय उनके पास में था, तो ये भी ठीक नहीं है। विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी समझे। पर बड़ा सवाल यहां पर ही है, अगर विपक्ष ये बात कह रहा है, अगर बीजेपी ये बात कह रही कि फाइलें गुम हो गई, अब वो कौन सी फाइलें गुम हुई, किस तरह की फाइलें थी, क्या उन फाइलें के अंदर एनडीए रिजीम का भी जिक्र था, ये तो कोई नहीं जानता। अब इसमें एनडीए बच गए या एनडीए के साथ अच्छा हुआ या नहीं बुरा हुआ, ये तो एक वक्त ही तय करेगा। पर फाइलें गई हैं तो सवाल खड़े होंगे। दीपिका जी, एक मेरा सवाल आपसे यही है, आप लगातार बीजेपी भी यही बात कह रही है कि फाइलें गुम हो गई हैं, ये हो गया है। एक बार बताइए, कैग की रिपोर्ट के ऊपर कांग्रेस का रवैया हम देख चुके हैं क्या रहा है, तमाम नेता उसके ऊपर बात कर चुके हैं, पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी क्या हुआ ये भी कौन, आपकी सरकार भी वहां पे रही है, वहां पे भी राज्य के महालेखाकार के अंदर जो रिपोर्ट उनकी आई थी उसमें कहा गया था कि 1052 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो छत्तीसगढ़, रमन सिंह भी इससे डिनाई कर देते, तो आप लोग भी तो उसी लाइन पे चल रहे हैं, आप लोग कहां अलग चल रहे हैं? देश क्यों आप पे विश्वास करे? सिद्धार्थ, आप ना मामले को मोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस समय देश के सामने नहीं मैं मोड़ नहीं रहा हूं, मैं तो आंकड़े आपको बता रहा हूं। सामने है। लेट्स टॉक अबाउट द कोल स्कैम। ये कोल की रिपोर्ट है मैडम। कर्नाटक में भी विद्रोह, वो आपके क्या नाम था उसका, क्या नाम था कर्नाटक के सीएम का, वो ऐसा था। जहां तक स्कैम्स की बात है तो हर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में अलग-अलग तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से किया। पर आप देखिए सिद्धार्थ, इस समय मुद्दा चल रहा है पार्लियामेंट, इस समय मुद्दा चल रहा है कि पीएम स्टेटमेंट दे पार्लियामेंट में। इंपॉर्टेंट बात, मैं जो घोटाले आपके स्टेट्स में हुए, आपके गवर्नमेंट में हुए, वो मुद्दा नहीं है। मैं उनके ऊपर जांचें चल रही हैं, जो भी दोषी है उनको सजा मिलेगी। उनके ये भी कांग्रेस कह रही है ना, जांचें चल रही हैं, सीबीआई जांचें, केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार केंद्र में है, उनके ऊपर सारी के सारी जांचें चल रही हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात आज शाम को ये बताना चाहती हूं कि बात अब प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट के ऊपर अब बात नहीं रुकेगी कल सदन में जी, क्योंकि ये बात अगर प्रधानमंत्री कल स्टेटमेंट दे देते, और अगर आप मर्यादा की बात करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऑन द स्पॉट स्टेटमेंट कैसे दे दे, तो तब मर्यादा कहां गई जब आप इतने बड़े बड़े स्कैम्स के ऊपर आप देश को बेच रहे थे। आपकी मर्यादा तब कहां गई? आप इस मोरालिटी के साथ देश के ऊपर जेन्युइनली आपके सवाल पे कोई वो नहीं है मैडम। दीपिका जी, इन रेजिग्नेशन हमारा सवाल ये है कि अगर बीजेपी बार बार ये बात कहती है और इस बात पे ये कहा जाता है कि नहीं ये स्कैम हुआ है, नहीं इस पे जवाब देना चाहिए, तो हमें तो कभी रमन सिंह से जवाब नहीं मिला। ये बात अगर आप खुद अपने उस पे नहीं देख रहे तो आप फिर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? अगर रूलिंग सरकार से जवाब नहीं मिलता तो आप केंद्र में जो सरकार है आपको उससे जवाब नहीं मिलता, और उनकी एक ही वो होती है कि जी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स गुम हो जाती हैं। आई थिंक दिस इज अ ऑफेंस टू द कोर्ट इटसेल्फ। संजय जी, सिद्धार्थ जी, देखिए हमने पहले भी कहा, अभी भी कहेंगे, डकैती है, चाहे वो रमन सिंह ने की है, चाहे वो सेंटर में हुई है, वो जो गलत है वो दोनों गलत है, वो मैडम को मानना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट पर ये हंगामा कर रहे हैं तो रमन के वहां पर भी हंगामा होना चाहिए। आई एम नॉट नेदर सपोर्टिंग कांग्रेस नॉट आई एम अगेंस्ट बीजेपी। मेरा एक सिंपल सा मुद्दा आज है कि मेरे को देश के यूथ को कैसे बचाना है, इकोनॉमिक तो कंडीशन कंट्री की कैसे स्टेबल हो जाएगी, वो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कोल माइंस में जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपने इंडस्ट्री चला रहे थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनको जब अब कोल पूरा कंट्री में बंद हो गया, उन्होंने अपने फैक्ट्रीज बंद करके वो निकल गए। आज से 6 महीने के बाद सब जो यूथ है, सरकार की पॉलिसीज नहीं, उसमें अपोजिशन को भी तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। अब सरकार की पॉलिसीज गलत है, ठीक है, सब जगह गलत है, बट दे शुड नॉट बी एडमेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स कि भाई हमारा जी अंगूठा खड़ा है, अंगूठा ही खड़ा रहेगा। भाई आपको पूरे हाथ को खड़ा करना पड़ेगा, आपको पूरे देश, you cannot rule, it cannot be business as usual। it cannot be business, if it cannot be business as usual, why don't they resign? Why don't they resign? Let the BJP should resign and step down, पार्लियामेंट कल को हो जाए। देखिए संजय जी, विपक्ष तो सर सवाल उठाएगा ही, वो एक अलग बात है। गलत है, हर जगह से गलत है, चाहे वो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सबको मानना पड़ेगा। देखिए संजय जी, देखिए एक सेकंड, दीपिका जी एक सेकंड, आपके पास आ रहा हूं। देखिए संजय जी प्लीज, संजय जी देखिए जो सुन रहे हैं आपको सर, हम तो सरकार के साथ संजय जी अगर आपका उद्देश्य खाली अपोजिशन करना ही है तो वो गलत है।
अगर कंस्ट्रक्टिव कुछ होने की बात कोई कर रहा है तो वो अच्छी बात है। देश को स्टेबल करना है तो आपको उस पर भी गौर करना चाहिए। जब कोई विषय आता है तो आप पार्लियामेंट में बाहर होते हैं और उसके बाद कोई ना कोई कंडीशन ऐसी लगाते हैं हाउस ना चले। एक मिनट, देखिए दोनों चीजें यहाँ पर हो रही है। नहीं मैम एक मिनट, देखिए एक एक करके हमारे चीजों को बेहतर ढंग से हम रख सकें। मनोहर जी, मुझे आप ये बात बताइए कि ठीक है बीजेपी ये बात कह रही है, सुषमा स्वराज जी भी कह चुकी हैं कि एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी यहां पर बनती है, वो बात करें हम सदन चलने देंगे। अब वो बात करते हैं नहीं करते हैं एक अलग मुद्दा होता है, पर ये बात भी तो उठती है ना कि बीजेपी को भी जब बीजेपी ये बात कहती है तो उसको ये भी देखना होगा कि उन्होंने उनके स्टेट्स में क्या किया। देखिए संजय जी और दीपिका जी जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के रोल को लेकर के बातों को उठा रहे हैं, लेकिन सवाल पक्ष के अच्छा होने या बुरा होने या विपक्ष के अच्छा और बुरा होने से देश की समस्याओं का निदान नहीं होगा। सवाल मूलभूत सुधारों का है। आप संसद का अगर सवाल उठाते हैं कि संसद में जो बिजनेस ऑपरेशन जो होते हैं कैसे उसकी वो राजनीति की भेंट चढ़ती है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, क्योंकि सत्ता को भी पक्ष को कभी विपक्ष में जाना है और विपक्ष को भी कभी सत्ता पक्ष में आना है। तो हमें इस तरीके का एक ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए कि संसद की कार्यवाही को हम राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे और इसे हम जो है कर ले लीजिए, आप बोलिएगा अगली बार। अब देश हित में या समाज हित में या देश के तमाम गवर्नेंस में संसद को हर हाल में इंश्योर किया जाएगा। दूसरी बात सीएजी का जो है रिपोर्ट जो है जिसको लेके अभी आपने छत्तीसगढ़ का उठाया, तो सीएजी की रिपोर्ट ने तो सबसे ज्यादा जो ऑकवर्ड रिपोर्ट जो दी थी वो गुजरात गवर्नमेंट के खिलाफ दी थी कि उनके तमाम पीएसयूज में कैसे जो है राजस्व का जो है एक तरह से दुरुपयोग किया गया। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो रिपोर्ट विनोद राय के टाइम में ही आया था। तो जब मूलभूत सुधारों की बात होगी तो जब सीएजी को कहा जा रहा है कि आप पेनलाइजिंग राइट दीजिए, तो आज ये इतना बड़ा बखेड़ा नहीं आता। विपक्ष को अच्छी तरीके से मालूम है कि मनमोहन सिंह फंसे हुए हैं, मनमोहन सिंह से जवाब देकर हम उनकी नकेलबंदी करेंगे। मध्य प्रदेश में भी है। लेकिन देखिए अभी कांग्रेस की राजनीति ये है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए जो इकोनॉमी का कबाड़ा कर देगा, आप लोगों के वोट लेना चाहते हैं और विपक्ष ये चाह रहा है कि इनको जो है गेम चेंजर प्लान के तहत हम तो इसका विरोध कर नहीं सकते हैं, तो हम गरीब विरोधी कहलाएंगे, तो वो कोयले का मुद्दा उठा रहा है। तो कुल मिला जुला करके जो मैंने बात कही अखाड़े में सब लोग अपना दांव लेकर चल रहे हैं, दरअसल मुद्दा ये है सवाल मूलभूत सुधारों को लाने का है। नहीं तो ये दोनों पार्टियां आरटीआई एक्ट में लाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को लाने के लिए, जातीय रैली पर प्रतिबंध लगाने के लिए, मसल पावर को लेकर के जो कोर्ट ने डिसीजन दिया और लोक लुभावन नारे चुनाव के टाइम में या चाहे वैसे भी इकोनॉमी का जो तरीका है, सारी पार्टियां एकजुट हो गई। तो हम कैसे मानेंगे कि पक्ष अच्छा है या विपक्ष अच्छा है? मूलभूत सुधारों की जब बात उठेगी तो हमें राजनीतिक दलों से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मूलभूत सुधारों की जब बात होगी तो संविधान में सुधार हम उपेक्षा भली ना करें पर इम्प्लीमेंटेशन तो पार्टियां ही करेंगे ना। ठीक है, हम उपेक्षा भली ना करें। इकोनॉमिकल कंडीशन इस बीच में खराब होगी। आज 1.5 साल पहले आप अगर उसको भी गूगल में जाकर देखिए, आप देखिए 1.5 साल पहले दोनों विपक्ष और पावर वाले दोनों साथ में बैठे और दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट को उसको स्टेबल। आज देखिए आज भी अगर इकोनॉमिक टाइम्स दे पूरे वर्ल्ड के जितने भी फाइनेंसर्स है दे आर गोइंग टू यूएसए जस्ट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट एंड अदर थिंग्स। और हमारे देश में जो सबसे मेन इन्वेस्टमेंट होती थी, सब लोग आते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज थे। जो गलत हो रहा है उसको हम सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं उस गलत को किसी जगह ब्रेक तो दे दो, उसके बाद में बाकी काम तो करने दो। ठीक है दुष्यंत जी, जिससे मेरी इंडस्ट्री और इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल हो जाएगी। संजय जी जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल कायदे की बात है, हमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना चाहिए। और देश में जो जहां तक ये घोटालों की जो बात चल रही थी उस पर भी हमें उस पर अंकुश तो लगाना ही चाहिए। ठीक है। तीसरे एक और भी चीज है कि इसमें एक चीज को मैं उससे अपनी जिम्मेदारी से हम लोग बच भी नहीं सकते हैं, बचना भी नहीं चाहिए। ठीक है। 93 से जो चल रहा है, 1993 से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें 157 का मामला है, अब इससे ज्यादा संवेदनशील क्या होगा कि कारगिल युद्ध में $5,000 का $5,000 मामला वो भी खरीद लिया। लेकिन फिर भी एक बात बड़ी होती है कि संसद को चलने देना चाहिए। जो उनकी डिमांड है उस पर उन्होंने गौर भी किया है, उसके बारे में उन्होंने कहा भी है, लेकिन हमें देश को कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे ले जाना चाहिए जिससे विकास का रास्ता प्रशस्त हो, जिससे कि जो नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिले और दूसरा जो हमारे फैक्ट्रीज हैं या दूसरे कामगार हैं वो अपना काम भी करें, क्योंकि हमें उन्हीं परिस्थितियों में काम भी देना है। दीपिका जी ये बात बार बार कही जाती है कि बीजेपी जो है खाली कैमरे के सामने इश्यूज को डिस्कस करना चाहती है, संसद में वो नहीं करना चाहती। जैसा मनोज जी भी बात कर रहे थे कि आप लोग भी अपना स्वार्थ तो साध ही रहे कहीं ना। सिद्धार्थ, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का अर्थ कांग्रेस की तरफ से यूपीए की सरकार से सीधा सीधा ये है कि हम फूड सिक्योरिटी बिल को पास होने दें, जो इनके लिए वोट की राजनीति है, इनके लिए गेम चेंजर है। कहीं ना कहीं पे ये
गरीबी और भूख पे राजनीति कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये फूड सिक्योरिटी आप बिल इसके का आड़ में कोयले की बात कर रहे हैं, ये भी तो कहना आ रहा है। नहीं, देखिए ये कह रहे हैं कि विपक्ष को इस समय शांत हो जाना चाहिए, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को चलने देना चाहिए, ताकि इनका सीधा सीधा अर्थ यह है कि फूड सिक्योरिटी बिल को पास हो जाए। बट मैं यूपीए सरकार से यह बात पूछना चाहती हूं कि अगर आप हमसे कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल हमसे उम्मीद करते हैं तो, और ये उम्मीद करते हैं कि हम पार्लियामेंट में कोल का मुद्दा ना उठाएं, जो फाइल्स गुम हुई हैं उनका इतना बड़ा घोटाला हो गया पूरे देश में, हम वो उस पर शांत रहें और पार्लियामेंट को बिजनेस एज यूजुअल चलने दें, ताकि इनका घोटाला तो उठ चुका है, इनका फाइल्स की बात कर रही हूं, ताकि इनका गेम चेंजर फूड सिक्योरिटी बिल पारित हो जाए और इनको बहुत अच्छे वोट्स मिल जाएं। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, हमारे देश के पास पहले सुनिए, पार्लियामेंट में दोनों पार्टियां पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आम आदमी के साथ टोटल मजाक हो रहा है। हमारे देश के इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि 1.2 लाख करोड़ का ये जो फूड सिक्योरिटी बिल है, ये कहीं ना कहीं पे बहुत कम आंकड़ा है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि जो ओवरहेड कॉस्ट मिलाएं और हिडन कॉस्ट मिलाएं तो इसकी कीमत 3 लाख करोड़ पे चली जाएगी कहीं ना कहीं पे। तो अगर कांग्रेस और यूपीए सरकार और बाकी पार्टियों का मानना है कि भाजपा जो है संसद को चलने नहीं दे रही है, तो भाजपा ये कहना चाहती है कि सबसे पहले आप ये जवाब दें कि कोलगेट की फाइल्स गई कहां है, और तो जांच का बोल दिया ना उन्होंने, और क्या जवाब दे सकते हैं आपको? 257 फाइल्स कैसे मिसिंग हो गई इतने बड़े घोटाले? 257 चलिए ठीक है, आंकड़ा जो भी हो, पर दुष्यंत जी नहीं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अगर मान लीजिए फूड सिक्योरिटी बिल अगर रूलिंग गवर्नमेंट अगर चाहती है, यूपीए कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, तो उसमें बहुत सारे दल भी हैं, ऐसा नहीं है अकेला वो सरकार का खाली कांग्रेस का मामला है। दूसरा, हम अपनी उस बात से भी पीछे नहीं हट रहे हैं कि हम उसमें जांच से या हम फाइल्स को नहीं ढूंढवा रहे हैं। हमने ये भी कहा है, बयान भी आए हैं, दूसरे शुक्ला जी का बयान भी आया है, शिवकांत जायसवाल साहब का भी आया है, और हम संसद में भी, ऐसा नहीं है आज तक कभी नहीं हुआ जब विपक्ष ने मांग की है तो संसद में भी हम पीछे हटे हैं। लेकिन ये इतने एग्रेसिव क्यों है कि वो ये खुद कह रहे हैं कि जैसे अब हमने इतने अच्छे प्रोग्राम दिए, मनरेगा हमने दिया, आरटीआई हमने दिया। दूसरा, अगर आज फूड सिक्योरिटी बिल आता है जो 1.75 करोड़ का प्रोग्राम है, जिसमें देश की 70% जनता जो है शामिल होगी। क्या आपको लगता है कि अगर कोयले के मुद्दे पे प्रधानमंत्री बोलेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें तो इसमें आप लोग भी सोच रहे हैं इस चीज को? ये एक्चुअल इनके सेटिस्फेक्शन का मामला, ये सेटिस्फाई कभी नहीं होगा। पाकिस्तान के टाइम पे भी प्रधानमंत्री सिर्फ 15 अगस्त पे बोले, जो अपोजिशन है बीजेपी कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, उनका खाली एक मुद्दा उठाना है। चलिए मनरेगा पर संजय जी हम देश में डकैती हो रही है। संजय जी आप देख रहे हैं, देखिए मनरेगा में सबसे, मनरेगा की बात, सर वो मनरेगा पे बात हम नहीं करेंगे, मुद्दा नहीं है, चले मैं इस पर नहीं हटाऊं। मनरेगा पे तो एक अलग डिबेट भी हो सकती है, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को भी डर है मन में कि अगर प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे तो जो कोई डर नहीं, ये उसका माहौल बना है। संजय जी इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि फाइलें अगर गुम गई है, उस टाइम प्रधानमंत्री जी उस टाइम उसके इंचार्ज थे जी। तो इसमें ये तो खुली किताब है कि जिस तरीके से लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट जी, जिस तरीके से जो भी चल रहा है पार्लियामेंट में ठीक नहीं चल रहा है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, अगर फाइलें गुम हो गई है उसकी खुलेआम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, खुले दिल से खुले दिमाग से, उसमें अपोजिशन को भी सपोर्ट करना चाहिए जी। और प्रधानमंत्री जी को भी सामने आके बोलना चाहिए देश के सामने कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है ऐसे, और इसकी किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। तो मेरे को लगता है अगर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे भी तो मेरे को विपक्ष ये बोले कि उससे इनकी क्या सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। क्या सेटिस्फेक्शन होगा दीपिका जी, क्या कहना चाहते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी ये बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी खड़े होकर ये बोलेंगे, चलो जी मैं विपक्ष के सामने पार्लियामेंट में ये बोल रहा हूं कि हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, हम इसकी जो भी इसमें दोषी होगा उसको सजा, क्योंकि दोषी अगर होगा तो ब्यूरोक्रेट दोषी है, सेक्रेटरीज दोषी है जिनके हाथ से फाइलें गई है, प्रधानमंत्री खुद तो फाइल उठा के लाया नहीं है, कोयला मंत्रालय तो उठा के लाया नहीं है जी। इसमें जो भी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, जो ब्यूरोक्रेट्स को पोस्टिंग के टाइम जी, सब जगह पोस्टिंग के टाइम एक जगह से दूसरी जगह हिलाया जाता है, लगाया जाता है, उसमें दे शुड बी आल्सो इन्वॉल्व। उसके लिए क्यों विपक्ष चुप बैठी है कि ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन दिस, सेक्रेटरीज ऑफ दैट एरिया आर आल्सो इन्वॉल्व। ठीक है। इस देश में जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की होती है।
जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो उस ब्यूरोक्रेट की है जिसके पास फाइल है, सेक्रेटरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रधानमंत्री के घर में नहीं है। आप भी तो सीधे कह रहे कि सरकार ने गुम करवा दी, ये भी तो कोई देखिए सरकार को आप कांग्रेस को घेरिए, किसको घेरिए? मंत्री की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिकॉज ही इज हेडिंग द डिपार्टमेंट। गायब हो जाती है सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। अरे कोई भी डिपार्टमेंट का पियोन आल्सो कोड देम ना, दे शुड बी आल्सो पुनिश्ड फॉर दिस। डिपार्टमेंट का पियोन फाइल गायब कर दे, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है वो मंत्री की फाइलों के साथ सोना चाहिए। देखिए ऐसा है, अगर आप ऐसा फॉर्मूला देश को देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को सोना चाहिए तो ये आपका तरीका है। मैडम फाइलों का तरीका ये नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। नहीं देखिए सुनिए, देश में इतना बड़ा घोटाला हो गया है मैडम, बहुत हो गए। नहीं जी, बीजेपी के टाइम में बहुत बड़े-बड़े घोटाले को कवर करने की कोशिश की गई है। कॉफिन को 500 के बदले 50,000 में खरीदा गया। घोटाले हर वक्त हो गए, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है। करगिल वार में जिस तरीके से सोल्जर को मारा गया वो छोड़े। हमारे सोल्जर्स को तो ये सरकार बॉर्डर पे मरवा रही है। ठीक है, मैं वो बोलूंगी, आप फाइलों पे बोलिए। ठीक है, आप अपने पास एयरफोर्स को तब तक एलो ही नहीं किया जब तक आप लोगों ने 3,000 सोल्जर को मरवा दिया। वो अगर डिस्कस कीजिए, संजय जी ने डिस्कस दैट थिंग, एलओसी बोर्ड का डिस्कस आप मेरे से करेंगे। आई कैन डिस्कस यू दैट थिंग अप टू सो मेनी डेज। संजय जी, अभी अब पाकिस्तान के मुद्दे पर ना जाए, सोल्जर उस चीज को मैं डिस्कस अपनी बात हो सकती है। पर दीपिका जी, जैसे संजय जी ने बड़ी अहम बात यहाँ पर ये कही कि चलिए अगर प्रधानमंत्री कह देते हैं कि भाई हम और उससे ज्यादा वो कह भी सकते हैं, वो कहेंगे भी शायद कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तो क्या बस इतना काफी होगा आपके लिए? और अब इतना सुनने के लिए फिर इससे सेटिस्फाई हो जाएगी क्या? देखिए कल अगर प्रधानमंत्री जी संसद में अपना बयान देते हैं, हम ये देखेंगे कि वो बयान में क्या दे रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, और वो किस तरीके से अपनी बात पेश कर रहे हैं। क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात हो गई है कि 257 फाइल्स अगर गुम हो गई है, सो दैट मींस के इस पूरे घोटाले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और इसका एक बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो पूर्व लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार थे, उनका रिहैबिलिटेशन क्यों आपने 2004 से पहले मुद्दा नहीं उठाया? आज शाम को 6 बजे उनका रिहैबिलिटेशन हो इलेक्शन के टाइम मुद्दे सब उठाए जाते हैं। इन्वॉय टू द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन को है, ये सब मुद्दे भी उठाए जाएंगे। इन्होंने अश्विनी कुमार जी को इनाम दिया है कि इस घोटाले को कवर अप करने का इनाम मिला, आज शाम को 6 बजे मिला। मनोज जी, ये बात अब जैसे कि इन्होंने कही कि इनाम दिया, चलिए वो एक अलग बात हो सकती है, उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। पर ये सवाल तो हमेशा खड़ा रहेगा ना कि 14 फाइलें गुम हो रही हैं, वो भी सिर्फ कोयले की गुम हो रही हैं। और कहीं मैं पढ़ रहा था कि अगर 14 फाइलों के अंदर मिनिमम से मिनिमम देखा जाए 10,000 करोड़ से ज्यादा का उसके अंदर पूरा ब्यौरा दिया रहेगा कहीं ना कहीं पर। अब तक बहुत सारे घोटालों की परतें खुली, तमाम रिपोर्टों के माध्यम से या मीडिया इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, सीएजी के माध्यम से, और भी कई तरीकों से घोटाले की रिपोर्टें आई हैं। लेकिन उससे जुड़ी फाइलें गुम की गई हों, यह घटना पहली बार आई जो कि हो गई। नया मोटर आपको के साथ दिक्कत यह है कि एक आदमी बोलता है, आप लोग तुरंत, संजय जी भी इंटरप्ट करते हैं, आप भी इंटरप्ट करती हैं। बहस तब अच्छी होगी जब 1 बाय 1 करेंगे और अपने लॉजिक से कहिए। जब अगर इस चीज को हम पॉलिटिकल एंगल से हम नहीं देखते, हम देखते हैं इसे व्यवस्था परिवर्तन के एंगल से। सवाल है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरीके की परस्पर सुविधावादी राजनीति करेगा कि जब आप नहीं तो हम नहीं तो आप, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। इस सिरे प्रथम दृष्टिया ये मामला लगता है कि ये फाइलें गुम करके कहीं ना कहीं उन्हें बचाने की जो है कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के या अपने पार्टी के प्रमुख के दबाव में उन्होंने एलोकेशन किया और वो एक तरह से अपना फेस नहीं दिखा पा रहे थे। अश्विनी कुमार की ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के रूप में अगर ये बातों को मैं कहता हूं तो अश्विनी कुमार उन्हें बचाने का जरूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा इसलिए लिया कि वह जवाब देने लायक नहीं रह गई थी। जैसा बता रही है दीपिका जी कि उन्हें उसका इनाम दिया गया है, तो एक तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके की वारदात करती है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि हम इन भ्रष्टाचार मुक्त जब देश की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के बयानों और काउंटर बयानों से यह भ्रष्टाचार नहीं दूर होने वाला है, क्योंकि वो सिस्टम को तो सामने लाते ही नहीं है। अभी संजय जी ब्यूरोक्रेसी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप तो जवाब पॉलिटिकल वे में दे रहे हैं। जब आप भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं तो देश का कौन ऐसा अंग नहीं है जो इसमें दोषी नहीं है। लेकिन यह जरूर है, पहल
जो सत्ता पक्ष है उन्हें करनी है। जब ऑल राउंड जब एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी, एक चीज और रूल होगा। बात सही है कि करप्शन के लिए ब्यूरोक्रेट ज्यादा जिम्मेवार होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जब बात होगी तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी दुष्यंत जी, एक तरह से दुष्यंत जी, ठीक है, अब आप प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं बोलेंगे एक अलग विषय हो सकता है, पर यहाँ पर जिम्मेदारी भी सरकार लेने को तैयार नहीं है। तो आखिर जिम्मेदारी किसे दें फिर? आप फिर ब्यूरोक्रेट पे डाल देंगे, ब्यूरोक्रेट क्या जिम्मेदारी लेगा? संसद में कोई क्या बोलेगा? मतलब अगर फाइल घूम रही है, वही बात है, तो सरकार ने कहीं ये नहीं कहा कि ठीक है हम जिम्मेदारी लेते हैं। शायद अगर आप जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं तो भी विपक्ष इस बात को मानता कि चलिए जिम्मेदारी तो ली है, पर आप जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। सिद्धार्थ जी, उसमें बात जो आई है वो जांच की बात आई है, और जांच जब होगी तो जांच के बाद जिम्मेदारी भी तय होगी। और इसमें सरकार ने अपनी जिम्मेदारी इस बात की तो ली है ना कि वो जांच की बात कर रहे हैं जी। इनकी बात को कोई डिनाई तो कर नहीं रहा है। तो उसका ऑप्शन ही क्या है सर आपके पास जांच कराने के अलावा? एकदम अगर हैंगओवर करना चाह रहे हैं, सब चीज को लटकाना चाह रहे हैं या उसको फांसी देना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। आप जो मेन जगह है, जो मुख्य जगह है संसद, वहां तो आप ठीक से व्यवहार करिए, उनको वहां अपनी बातों को रखिए और प्रधानमंत्री को भी मौका दीजिए, थोड़ा वो अपना आएंगे खुल के, जो सबसे बड़ी पंचायत है देश की, वो अपनी बात को रखेंगे। हम उससे पीछे कहाँ हट रहे हैं? हम उसकी बात, उस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं, और ना जो आदमी जो है वो अपनी जिम्मेदारी से हट भी नहीं सकता। अगर मैं कह भी दूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से हट रहा हूं तो मैं हट नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं पार्टी का नुमाइंदा हूं, पार्टी का मेंबर हूं। संजय जी, सिर्फ अब जैसा आप भी ये बात बार बार कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री जांच की ही बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ वो कहेंगे नहीं, क्या इसके बाद भी बीजेपी शांत हो जाएगी? फिर कोई नया मुद्दा तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। वो तो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कह सकता है कि इनका क्या दूसरा मुद्दा होगा, बट मेरा तो मेन एम यही है कि प्रधानमंत्री जी अगर बोलेंगे तो अच्छी बात है, उनको बोलना भी चाहिए इस मुद्दे पर, और जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि ना तो हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं ना बीजेपी को अपोज कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि जिस तरीके से मेरी इकोनॉमी देश की खत्म हो रही है, उसको स्टेबल करने के लिए दोनों पार्टीज को साथ में मिलकर खड़ा होना चाहिए। ठीक है दीपिका जी, अब आप देखिए ये बात इन्होंने भी कह दी कि जिम्मेदारी भी चलो अब ले नहीं रहे, जवाब जब देंगे तब देंगे, उसके बाद जवाब क्या आता है आप उसको भी देखेंगे। तो आप भी तो एक प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं ना, आप भी तो चीजों को लेन-देन कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो जब बोलेंगे तो हम देखेंगे, फिर हम सोचेंगे, रिएक्ट करेंगे। देखिए, ये प्रधानमंत्री की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश को जवाब देने की कि इतने बड़े घोटाले की फाइल्स कहां पे गुम हुई है, ना केवल क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, बल्कि कि वो कोयले के मंत्री रहे हैं, कोयला विभाग उन्होंने संभाला है 2006 और 2009 के बीच में। तो प्रधानमंत्री की यहाँ पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पार्लियामेंट को जवाब दे कि फाइल्स कैसे गुम हुई, किन हालातों में गुम हुई, कौन लोग उसमें शामिल थे और उनकी नैतिक जिम्मेदारी कहाँ है। तो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है, he should resign on moral grounds। ठीक है, 2004 के पहले जो फाइलें गुम हुई, फिर एनडीए शासनकाल के अंदर आप लोग क्यों नहीं उठे उस टाइम पे? क्यों आप लोगों ने ये बात नहीं उठाई? ये भी सवाल खड़ा होगा फिर। देखिए, ऐसा है कि 2004 में तो फाइलें गुम हुई नहीं थी, 1993 से गुम हो रही है ना, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट। सरकार ने, यूपीए सरकार ने सारी फाइल्स गुम की हैं, एनडीए के टेन्योर की फाइल्स भी इन्होंने गुम की हैं ताकि ये अकेले उसमें ना आए और हम ऐसा दुनिया को लगे कि हम भी इसी स्कैम में शामिल हैं। जबकि इस सरकार ने ये फाइल्स घुमाई है सारी के सारी, और एनडीए की सरकार आपके समय फाइल्स भी साथ में घुमा दी है ताकि केवल दोष इन पे ना लगे। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में फाइनल कमेंट में सबसे चाहूंगा दुष्यंत जी अपनी बात आप बिल्कुल संक्षेप में रख दीजिए। नहीं, जो बात है दीपिका जी कह रही हैं, ये तो आकस्मिक बात कह रही है, जो इंसिडेंटली अपने एक ब्लेम करने वाली बात है। इनका जो विपक्ष का तो कोई धर्म नहीं है। मैंने तो इनसे ये कहा कि भाई आप एक काम करें, इन सब हालात में थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करें, लेकिन खाली अपोजिशन करना है इनका काम है, तो अपोजिशन वो कर रहे हैं, वो तो वो भी ब्लेम कर रहे हैं कि आज तक जो भी फाइलें कम हुई हैं तो हम नहीं। संजय जी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और इसमें जवाब देना चाहिए, और मैं समझता हूं कि बीजेपी को भी बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रहना चाहिए। उसमें जो भी इनका होगा पॉलिटिकल मुद्दा, इसको ना बनाए, एक इकोनॉमिकल पॉलिसी के तरीके से इसको देश को जिस तरीके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो मतलब बोल तो दे कम से कम, फिर विपक्ष जो करे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए दोनों को, ठीक है, पॉलिटिक्स को एक साइड में रख के दोनों को काम करना चाहिए। हर मुद्दे पे राजनीति ना हो। जो 65 रुपए पहुंच चुका है, ये कल को 90 रुपए पहुंच जाएगा। इसको बचाने के लिए दोनों को कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए। सवाल विपक्ष का सवाल और सत्ता पक्ष का जवाब, वास्तव में ये सब कॉस्मेटिक हो गए हैं जी। सब ये एक तरह से बिल्कुल एक औपचारिकता रह गई है जी। व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा जो है, इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। सीएजी को आप एनालाइजिंग राइट दीजिए, और सीएजी ने मतलब आप मानते हैं प्रधानमंत्री बोले चाहे ना बोले, सब रूडिमेंट्री चीजें हो जाएंगी, मतलब कुछ कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, सीएजी ने
पायोनियरिंग वर्क किया है करप्शन दूर करने को लेकर। सीबीआई को जो है आप कंप्लीट ऑटोनोमस बनाइए, ठीक है, ऑल राउंड करप्शन। नहीं पर सर क्या नैतिकता पर बोलना चाहिए क्या? नैतिकता पर बोलना चाहिए कि नहीं संसद में? ऑल राउंड इनिशिएटिव लाइए, नैतिकता पर बोलना चाहिए कि नहीं? औपचारिकता है, ठीक है, वो निभा ले उसको। उसमें विपक्ष उनको घेरने के लिए पूरी रणनीति बना चुका है, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी भी इकोनॉमी को तबाह करके दीपिका जी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए, दिखा रही है कि हम गरीबों के हितैषी हैं, लेकिन ये गरीबों का हितैषी नहीं है, फूड सिक्योरिटी है। चलिए ठीक है, एक अलग बहस का मुद्दा। दीपिका जी संक्षेप में आखिर में अपनी बात रख दीजिए। प्राइम मिनिस्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश को और संसद को जवाब दें, ठीक है, कि कोल स्कैम की फाइल्स कहां गुम हुई हैं, किससे गुम हुई हैं, और वो 2006 से लेके 2009 के बीच में क्या कर रहे थे जब वो कोल मंत्रालय को हेड कर रहे थे। नंबर 1 जी। नंबर 2 बात यह है कि प्रधानमंत्री जब कल बोलेंगे तो विपक्ष इस पे, भाजपा खास तौर पे इस पे ध्यान देगी कि वो किस तरीके का बयान दे रहे हैं जी, और उसके बाद फिर हम उनके बयान के बेसिस, चलिए उनके बयान के बाद में फिर आप इसका मतलब पार्लियामेंट नहीं चलने वाला। चलिए ठीक है, और उस बयान को सुनने के बाद में उसमें त्रुटियां निकाले ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए। पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी बात रख देते हैं, क्या उसके बाद संसद चल पाती है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आप देख रहे थे प्राइमेट, नमस्कार। सरकार का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार भोजन का अधिकार। श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का जनता को एक नायाब उपहार मिला, आम आदमी को रोजी रोटी का अधिकार। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखे और उनकी कीमती जिंदगी की देखभाल करें। इसलिए हमने खाद्य सुरक्षा जैसा कानून बनाने का फैसला किया। भोजन का कानूनी अधिकार